राम नारायण राम प्रतिदिन इमरजेंसी के 50 साल पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर कहा, इमरजेंसी लोकतंत्र का काला अध्याय। इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाता है भारत। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर सीएम रेखा गुप्ता का तीखा हमला, कहा लोकतंत्र पर लगा था तानाशाही का ग्रहण। आपातकाल भारतीय इतिहास का काला दिन। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अर्श डल्ला गैंग के हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम को मिली सफलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों, आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान इमरजेंसी को याद किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज संविधान की कॉपियां लेकर जेब में घूमते हैं और दावा करते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि पूरा देश गवाह है कैसे उनको पूर्वजों ने संविधान को दबाया और कुचला। पूरा देश इसका गवाह है। यह हमारे इतिहास का एक काला अध्याय था जब लोकतंत्र को कुचला गया। ऐसे समय में जब देश गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, एक निकम्मी सरकार अपनी सत्ता बचाने में व्यस्त थी। सच्चा लोकतंत्र तब होता जब इंदिरा गांधी इस्तीफा देती, लोगों को सत्ता वापस सौंपती और माफी मांगती। उस 25 जून 1975 को बनाया गया जब लोकतंत्र के सूर्य पे ग्रहण लगा, जब जुल्मों सितम का दौर शुरू हुआ। ऐसा दौर जिसकी भोर कब होगी ये तक भी लोगों को मालूम नहीं था। जेलें भर दी गई ठूस ठूस कर, पूरा का पूरा कानून रौंद दिया गया। तानाशाह गद्दी पे बैठे रहे और सत्ता की चाह उनको लपेटे रही। कई बार मुझे लगता है कि वो कहने को नारी थी पर बहुत भारी शातिर थी। पूरा देश जिसने बंदी गृह बना दिया, जहां पर ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना ही कोई अनुग्रह सुना जा रहा था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय, हर एक पंक्ति में जहां पर मनमानी और अन्याय लिखा था, और आज जो यहां प्रदर्शनी हम सब ने देखी, एक एक प्रदर्शनी में लिखा हुआ एक एक वाक्य सत्य है। ऐसा सत्य जिसको याद करते हुए, जिसको अनुभव करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो संविधान की हत्या का दिवस था, वो लोकतंत्र की हत्या का दिवस था। ये 25 जून 1975 कुठाराघात था, और वो भी केवल 2-4 दिन का नहीं, 2-4 महीने का नहीं, पूरे 21 महीने तक देश में लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए। और क्यों? केवल और केवल सत्ता के मोह में। आज आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अभी उनसे बात कर रही थी कि आपको तो एक एक वाक्य, एक एक क्षण कंठस्थ होगा, क्योंकि हमने तो उस अनुभव को लिया नहीं, देखा नहीं, केवल सुना है। परंतु आप तो उस घटनाक्रम के साक्षी रहे। और पूरे देश में जिस तरीके की क्रूरता हुई
और उस समय की पीड़ा की गाथाएं यदि हम सुनते हैं तो कांग्रेस का जो लोकतंत्रवादी नकाब है उसको नोच नोच के उखाड़ा जा सकता है। वो लोग जो आज संविधान की कॉपियां जेब में लेके घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं, जिस संविधान की पुस्तिका लेकर आप जेब में लिए घूमते हो, उस संविधान को आपके ही वंशजों के द्वारा कुचला गया और पूरा देश उसका साक्षी है। एक ऐसा समय जो हमारे इतिहास में लोकतंत्र का काला अध्याय है, जब पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, तो तब की निकम्मी सरकार अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई थी। लोकतंत्र का बचाने की दिशा में कार्य तो तब माना जाता जब उस समय इंदिरा गांधी जी अपना इस्तीफा देती, जनता को सत्ता सौंपती और माफी मांगती, परंतु नहीं, उन्होंने वो सब काम किए जो उनकी कुर्सी बचाने के लिए ठीक थे, चाहे उसमें सच्चाई पे सेंसर लगाया गया हो, विचारों को बंद किया गया या फिर जेलें भर दी गई। पार्टी ने उसको आपातकाल का नाम दिया, पर 1 लाख से ज्यादा लोगों पे मुकदमे दायर किए गए। आप प्रदर्शनी में देखेंगे कि उस समय के जितने वरिष्ठ नेता देश में होते थे, उन सब के खिलाफ के वारंट निकाल दिए गए। प्रदर्शनी में वो वारंट साक्षात लगाए गए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मदन लाल खुराना जी हो, अडवाणी जी हो, बलराज मधोक जी हो। लाखों लोकतंत्र सेनानियों को जेल में डाला गया, उनके परिवार रोते बिलखते रह गए। एक एक की कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा समय भारत ने ऐसी क्रूरता जो स्वतंत्रता संग्राम में भी ना देखी होगी, उससे बड़ी क्रूरता इस आपातकाल ने जनता को दिखाई। वो परिवार जिसको केवल सत्ता और सिंहासन चाहिए था, जिसने मीडिया की आजादी कुचल दी, जिनको देश से, जनता से कोई सरोकार नहीं था, उनको केवल और केवल अपनी चिंता थी। और आज वही लोग, उनके वंशज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो मुझे हंसी आती है। तुम्हें तानाशाही विरासत में मिली है, तुम क्या जानो कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की शुचिता क्या होती है। मैं तो इतना कह सकती हूं कि आज हम अगर इस 25 जून को याद कर रहे हैं, इसकी प्रदर्शनी लगा करके आने वाली पीढ़ियों को दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे एकमात्र ध्येय है कि लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा काला अध्याय भविष्य में कभी जुड़ने ना पाए। आज की पीढ़ियों को उसके लिए लगना पड़ेगा। और मैं ये कि देश आजाद हुआ 47 में, संविधान बना, हमने शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को चुना, बहुत सी कार्य पद्धतियां हैं, लेकिन पहली सरकार तो कांग्रेस ने कोई लोकतंत्र नहीं, कोई चुनाव नहीं, ये मान करके कि जैसे उन्हीं का एकाधिकार हो और बिना चुनाव के अपनी सरकार बनाई, कोई बात नहीं, पहली सरकार बननी थी। लेकिन 52 में पहली बार जब चुनाव हुए तो अपने लोगों ने भारतीय जनसंघ बनाया, और जनसंघ भी इसलिए, सत्ता के लिए नहीं, एक बहुत मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हमने वो चुनाव लड़ा और हमारे 3 सांसद बने। मजबूत विपक्ष की जरूरत क्या होती है, ताकि संविधान के मूल्यों की रक्षा कोई पार्टी करने के लिए, यानी सत्ता पक्ष उसको कमजोर करे तो विपक्ष में बैठे लोग भी उसको मजबूती से रोक सके। आगे काम बढ़ा, एक लगातार कांग्रेस सरकार बनाती रही। 67-67 में लोगों को लगा कि लोकतंत्र के माध्यम से सरकारें बदल सकती हैं। कुछ प्रदेशों में संवैध सरकारें बनी और उसमें से जागरण हुआ लोगों में कि देश की समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई जाए। देश भर में आंदोलन शुरू हुए और आंदोलन के केंद्र उस समय छात्रों का आंदोलन गुजरात में हुआ, छात्रों का आंदोलन बिहार में हुआ, और एक समय जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रेल मंत्रालय में बहुत बड़ा एक आंदोलन किया। ये आंदोलन थे अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए, शासन से आग्रह करते हुए कि हमारी समस्याओं
दिल्ली में संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दिल्ली की दक्षिण पूर्वी पुलिस ने अर्श डाला गैंग का हथियार सप्लायर गिरफ्तार किया है और इस बड़ी कामयाबी में एसटीएफ की टीम ने अर्श डाला गैंग का सक्रिय सदस्य एकमजोत सिंह संधू को गिरफ्तार किया गया है। वह गिरोह के लिए हथियारों की तस्करी में लिप्त था। उसके कब्जे से 3 अतिरिक्त मैगजीन के साथ 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बरामद पिस्तौलें पंजाब में परमजीत सिंह पम्मा भीकी द्वारा चलाए जा रहे गिरोह के सदस्यों को आपूर्ति करने के लिए थी। अर्शदीप अर्श डल्ला गैंग की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भयंकर दुश्मनी है, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब और अन्य राज्यों में गैंगवार में उनके कई सहयोगियों की हत्या हुई है। इसके बाद तुरंत एक छापेमारी के दल का गठन किया गया और एक जाल बिछाया गया। रात को एकमजोत सिंह की ओखला के पास बस स्टैंड पर देखा गया और टीम के सदस्यों ने उसे धर दबोचा। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित मस्जिद पर पहुंचे जॉइंट सीपी, जहां पर जॉइंट सीपी ने मस्जिद पर चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने शांति व्यवस्था को देखते हुए पूरी स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ बाहरी जिला के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी और एसएचओ भी मौजूद थे और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डीसीपी ने एक निर्देश दिया कि दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित मस्जिद पर चल रही तोड़फोड़ की कार्यवाही पिछले लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। यह मस्जिद पिछले लंबे समय से मस्जिद का अवैध हिस्सा रहा है। विवादित बता दें कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का हाईकोर्ट भी आदेश दे चुका। मौके पर भारी पुलिस बल की पैरामिलिट्री फोर्सेस जवान भी तैनात थे। उधर दिल्ली के रिठाला इलाके में मंगलवार रात एक फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग में 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची और वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। ये बिल्डिंग जो है ना ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग है और इसमें पूरे में ही जो है ना आग लगी हुई थी ग्राउंड से लेके ऊपर तक। और रात को जो है 3 कैजुअलिटी और 3 जो है रेस्क्यू किए गए थे, टोटल 6 आदमी, और अभी काम जारी है। सर 3 डेथ की अभी जो है रिपोर्टेड है और एक अभी लोकेट हुए हैं। देखते हैं कि वो बॉडी है या क्या। अभी भी लगातार गोली का काम जारी है, क्या लगता है और भी जो आंकड़ा है बढ़ने की संभावना हो सकती है? देखिए अभी काम चालू है, फायर फाइटिंग प्रोसेस चालू है। अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी पूरा रेस्क्यू जो सर्च है वो भी फाइनल होगी फायर फाइटिंग की। देर रात को आग लगी है, अभी भी काम जारी है, क्या लगता है कितना समय उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने में? देखिए अभी मैक्सिमम मैंने आग बुझा ली है, अभी कूलिंग प्रोसेस कंटिन्यू है और संभवतः 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करें। नॉर्थ दिल्ली इलाके में स्पेशल स्टाफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पर प्रेमबाड़ी पुल के नजदीक नहर पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सोमवीर की टीम को बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली। दोनों ओर से 3 राउंड चली गोलियां, जहां पर अशोक विहार में हुई लूटपाट के आसपास यहां पर ये देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार ने राजधानी के व्यापारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी गई है। यह बोर्ड न केवल व्यापारियों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करेगा, बल्कि दिल्ली को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश के लिए देश की सबसे अनुकूल राजधानी बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। और इस बोर्ड के माध्यम से छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने पीसी की, साथ ही मस्जिद मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। सरकार के मात्र 4 महीने के कार्यकाल में ही हम इसके गठन की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर पाए और ये है दिल्ली के व्यापारियों के लिए कल्याण बोर्ड, दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड, दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड। इसका इस कैबिनेट में हमने गठन को अप्रूवल दिया और ये एक ऐसा बोर्ड जो कि एक वैधानिक निकाय होगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होगा
और एक ऐसा राजनीतिक कदम जो सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और दिल्ली के व्यापारी समुदाय की भलाई, उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनकी स्थिरता को भी बढ़ावा देने वाला ये कदम है। और जिसके मुख्य उद्देश्य यदि मैं कहूं कि वो सारी समस्याएं जो हमारा व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग, उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रोजाना वर्षों वर्ष से फेस कर रहे थे, उन सबको कम करना। दिल्ली में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे व्यापारी वर्ग के लोग इकट्ठे होकर अपनी समस्याएं कह सके। एक लाइफलाइन जो सिटी की है, दिल्ली की एक लाइफलाइन जो उसका स्तर बढ़ाती है, उसका इकोनॉमिक स्तर बढ़ाते हुए आज रेवेन्यू जनरेशन में जो सबसे बड़ा पार्ट है, जिसके कारण से दिल्ली की वेलफेयर स्कीम चल पाती है। इससे पहले वो बिल्कुल निस्सहाय होकर के कि कोई मदद करने वाला प्लेटफॉर्म, कोई सुनने वाला, कोई समस्याओं का निवारण करने वाला कोई प्लेटफॉर्म दिल्ली में उपलब्ध ही नहीं था। तो दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहने वाला है, जो कि व्यापारियों की समस्या को भी दूर करेगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता भी करेगा, उनको वित्तीय सहायता देना, उसमें निवेश और रोजगार के नए अवसरों उपलब्ध कराना और विभिन्न विभागों में जुड़ी हुई व्यापारिक क्रियाएं जो होती है उसको लेकर के भी उनके सुझाव, पॉलिसी फॉर्मेशन, रिफॉर्म्स की बातचीत, रेगुलेटरी चैलेंजेस जो इनके सामने आते हैं उनकी चिंता करना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन सबको देना और इसके अलावा भी जो वेलफेयर के अलग अलग जो मेजर्स है उनको प्रदान करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माध्यम बनना और एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना, ये सारे के सारे कार्य वो होंगे जो हमारा ये बोर्ड करेगा। और मैं समझती हूँ कि दिल्ली सरकार और व्यापारियों के बीच में संवाद करने का ये एक मजबूत चैनल बनने वाला है। व्यापारियों से जुड़ी हुई कानूनी जो औपचारिकताएं हैं उनको सरल बनाने का ये माध्यम बनेगा और व्यापारी और उनके कर्मचारियों के हितों में नीतिगत सुझाव देने का भी ये प्लेटफॉर्म होगा। सामाजिक सुरक्षा में जैसे लाभ, बीमा, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम उनके लिए करना भी इस प्लेटफॉर्म का काम रहेगा और व्यापारियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उसका समाधान इससे हो पाएगा। इस पूरी की पूरी वेलफेयर बोर्ड को फंडिंग के लिए हमने 10 करोड़ रुपए अपने बजट में ऑलरेडी सैंक्शन किया था, जो कि ग्रांट इन एड के रूप में 10 करोड़ रुपए ट्रेडर्स वेलफेयर फंड के नाते से इनको दिए जाएंगे और ये सारा फंड वेलफेयर स्कीम्स में, स्किल डेवलपमेंट में, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, इन सब पे लगाया जाएगा। मैं इसके गठन का, इसका स्ट्रक्चर भी बताना चाहूंगी। इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इसके चेयरमैन रहने वाले हैं और इसमें बाकी जो है मेंबर सेक्रेटरी जो होंगे वो कमिश्नर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट रहेंगे। ट्रेजरार जो हैं वो नॉमिनेटेड डिप्टी कमिश्नर लेवल ऑफिसर रहेंगे। अदर मेंबर्स जो हैं उसमें ऑफिशियल फ्रॉम एमसीडी, ऑफिशियल फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट, ट्रेड एंड टैक्सेस, कुल मिलाकर के 15 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा टोटल 9 लोग जो होंगे जो व्यापार के जगत से जुड़े हुए वो एक्टिविस्ट होंगे जो व्यापारियों की समस्याओं के लिए लगातार कार्यरत रहते हैं और उसके अलावा 6 लोग जो हैं वो सरकार में अधिकारी और मंत्री जी स्वयं होंगे। तो 15 सदस्यीय ये बोर्ड रहेगा। इसकी वर्किंग उस प्रकार से शुरू होगी और किसी भी प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़, महामारी, इन सब में नुकसान होने की स्थिति में फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।